पाकिस्तान की ओर से संघर्ष रोकने की गुहार को भले ही भारत ने स्वीकार कर लिया हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हमारी तीनों सेनाएं सजग, सतर्क और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे सभी सैन्य अड्डे और सभी उपकरण और प्रणालियां चालू हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार और तत्पर हैं। यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। भारतीय सेनाओं की ओर से की गई प्रेस ब्रीफिंग में साफ किया गया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को आसमान का संरक्षक करार देते हुए एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया कि कैसे सिस्टम ने सैन्य हमले के दौरान खतरे का पता लगाया, उसे ट्रैक किया, निगरानी की और उसे मार गिराया। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की ओर से किए गए नाकाम हवाई हमलों की जानकारी भी दी। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि हमारे देश के पास काउंटर यूएस सिस्टम की स्वदेशी क्षमता है। इसने दिखाया है कि चाहे किसी भी तरह की तकनीक आए,
हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को 3 दिन तक चले सैन्य संघर्ष के दौरान भारी नुकसान पहुंचाया। इसमें पाकिस्तानी सेना के मॉडर्न लड़ाकू विमानों को मार गिराना और राजधानी इस्लामाबाद के निकट प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों समेत कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाना शामिल है। Some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, 2 of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Raimiar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि जब 9-10 मई को पाकिस्तान की वायुसेना ने हमारे एयरफील्ड और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन पर हमला किया, तो हमारे मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने वो विफल हुए। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से गुजरात के नालिया तक
26 से अधिक जगहों पर हवाई घुसपैठ की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तानी हमलों का जवाब देते हुए भारत की आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के 8 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया और उनको भारी नुकसान पहुंचाया। रविवार को डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि संघर्ष में 35 से 40 पाकिस्तानी सैन्य कर्मी मारे गए हैं। शनिवार को पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम के प्रस्ताव को मान लिया गया था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद शनिवार रात को ही पाकिस्तान की ओर से कई ड्रोन अटैक की कोशिश की गई, जिन्हें नाकाम कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर समेत बॉर्डर से सटे अन्य इलाकों में रविवार रात से शांति बनी हुई है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POJK में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें जमींदोज कर दिया। इन हमलों में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों में छिपे बड़ी तादाद में आतंकी मारे गए। बहावलपुर में हुए हमलों में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों समेत उसके 4 सहयोगी भी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र ने मई 2019 में अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। यह समूह भारत में कई आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है। भारतीय सैन्य बलों ने जिन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया उनमें POJK में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर का सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर पहले नंबर पर रहा। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। POJK के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। इसके अलावा मुजफ्फराबाद के ही सैयदाना बिलाल कैंप को निशाना बनाया गया, जो कि जैश का अहम ठिकाना था। यहाँ से हथियार, विस्फोटक मुहैया कराए जाते थे और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती थी। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। कोटली के गुलपुर कैंप को भी निशाना बनाया गया है, जो कि LOC से 30 किलोमीटर दूर था और ये लश्कर का बेस कैंप था। राजौरी, पुंछ जैसे इलाके में काफी एक्टिव था। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं पर ट्रेंड हुए थे। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तौयबा का बेस था, जो राजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। LOC से 9 किलोमीटर दूर स्थित भिम्भर के बरनाला कैंप को भी टारगेट किया गया। इस कैंप के जरिए हथियार, IED हैंडलिंग और जंगल ट्रेनिंग दी जाती थी। बरनाला कैंप भिम्भर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आत्मघाती हमलावरों को तैयार करने और प्रशिक्षित करने का अहम ठिकाना था अब्बास आतंकी कैंप। यह कैंप पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के कोटली में स्थित था। ये LOC से 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ फिदाइन तैयार होते हैं। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। सियालकोट के सर्जल कैंप को टारगेट किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर दूर स्थित है।
मार्च 2025 में जम्मू और कश्मीर के 4 जवानों की हत्या करने वाले आतंकियों को इसी कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। निशाने पर महमूना जोया आतंकी कैंप भी रहा। यह इंटरनेशनल बॉर्डर से 12 से 18 किलोमीटर दूर है। हिजबुल आतंकियों का सेंटर महमूमा कैंप से जम्मू कश्मीर के कठवा में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाता था। पठानकोट आतंकी हमला भी इसी कैंप से डायरेक्ट और प्लान किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मुरीद के मरकज तैयबा पर भी एयर स्ट्राइक की गई है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। मुंबई हमले के आतंकियों को यहीं पर ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकी अजमल कसाब और डेविड हेडली भी यहीं पर ट्रेंड हुए थे। मरकज तैयबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। बहावलपुर स्थित मरकज सुहाना अल्लाह को भी टारगेट किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। ये जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जहां पर आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग की जाती थी। पाकिस्तान के तमाम बड़े आतंकी नियमित रूप से यहां आते थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.